रात हो जाती थी, सब सो जाते थे, तो रशिया वाले फौजी बॉर्डर के जो तार है ना, उनको उठा के 4 फुट आगे रख देते थे। फिर सुबह इस बात पे कि यार तुम इधर कैसे आ गए? तो 3 फुट पीछे आ जाते थे। 1 फुट खा गए जगह। अगले दिन फिर रात होती थी, 2-3 दिन फिर शांति रही, फिर 4 फुट सरका दिया, फिर 3 फुट पीछे ले लिया। हर बार वो इतनी जगह दबाते गए। तो जब आर्मी के जनरल कह रहे हैं कि चाइना पे भरोसा मत करो, उस टाइम नेहरू जी के डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन साहब। तो मेनन साहब क्या बोल रहे हैं कि इस जनरल को तो आदत है ज्यादा ऊंची-ऊंची बातें करने की। नहीं सुनी उनकी। फिर जनरल साहब आते हैं, आके नेहरू जी को और मेनन साहब को बोलते हैं, सर हमारे फौजियों के पास हथियार नहीं है, वो 303 वाली बंदूक है पुराने जमाने की, चाइना के पास मशीन गन है ऑटोमेटिक। ये तो भगवान ने भला किया कि हमारे पास वीर सपूत मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे लोग थे, रेवाड़ी के वो लड़के थे, जिनमें से कुछ लोग आज भी आपको मिल जाएंगे, जो आज भी जब बात बताते हैं कि रामचंद्र जी करके रेवाड़ी में, कभी तुम्हारा मन हो ना कि महापुरुष से मिलना है, कभी जाके उनसे मिलके आना। वो लोग जब बताते हैं कि कैसी उन्होंने उस टाइम पोस्ट की रखवाली करी थी, कि सर पीछे से फोन आ गया था कि आप चाहो तो पोस्ट खाली कर दो भाई, इतने ही लोग हैं अपने पास, इतने ही लोग हैं, 13-13 गोली, 14-14 गोली बची है एक आदमी के लायक, और उधर से आ रहे हैं 10,000 फौजी। नमस्ते। अरुणाचल प्रदेश के एक जवान लड़के ने वीडियो डाला सोशल मीडिया पे, और वीडियो में कहा गुड बाय इंडिया, मिलते हैं चाइना में। तो ये क्या था, ये लड़का कह रहा है कि भाई अरुणाचल की जमीन को धीरे धीरे करके चाइना की आर्मी जो है वो कब्जा कर रही है। इस वीडियो के जवाब में हमारे मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू जी, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये वीडियो जो है ये गलत वीडियो है। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो टेक्निकली एक बात यहां पर अगर हम करें, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चाइना की आर्मी इंडिया में 2 जगह कब्जा करके बैठी है सच में। पहली चीज सब जानते हैं, लद्दाख के पास में अक्साई चिन्ह है, यहां पर चाइना की आर्मी ने इंडिया की जमीन कब्जा कर रखी है 1960 से। दूसरे नंबर पे अरुणाचल के अंदर एक जगह है, जिसको अगर आप मैप में ढूंढेंगे तो लोंगजू नाम से मिलेगी, यहां पर भी चाइना की आर्मी बैठी है। अब बात ये नहीं कि आर्मी बैठी है यहां पर, बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जब सैटेलाइट से देखते हैं तो पता लगता है कि चाइना की आर्मी जिस एरिया में बैठी है, वहां पे चाइना ने इस तरह के गांव बसाए हैं। अभी जो गांव वाला प्रोजेक्ट है, इसको चाइना क्या बोलता है, इसको चाइना शोकांग बोल देता है, कि भाई शाओकांग या शोकांग है हमारा। ये शाओकांग या शोकांग क्या होता है कि प्रॉस्परस, प्रॉस्परस का मतलब समृद्ध, कि पैसे वाला इलाका है हमारा, ये है। अच्छा, ये जो गांव बसाए हैं, इनमें से बहुत सारे सेटलमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया की टेरिटरी में कर रहा है चाइना, वो वाली टेरिटरी जहां पे चाइना जबरन बैठा है बहुत सालों से, वहां पर ये सेटलमेंट्स हो रहे हैं। अभी जो सेटलमेंट है, इनमें क्या है, इनमें पक्की सड़कें दिख रही हैं, इनके अंदर इंटरनेट है 24/7, इनमें इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि गांव बना के दे रहे हो बॉर्डर पे, ये चलेगा। इंडिया ने भी तो वाइब्रेंट विलेज नाम से चला रखा है एक प्रोग्राम, लेकिन दिक्कत यह है कि ड्यूअल यूज प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ड्यूअल यूज क्या होती है, ऐसी चीज जिसके डबल इस्तेमाल हो सके। ड्यूअल यूज का बेस्ट एग्जांपल है ड्रोन्स। ड्रोन्स आए थे फोटोग्राफी के लिए, बट अभी यूक्रेन वाली वॉर में और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सबने देखा कि ड्रोन तो बहुत जबरदस्त हथियार है। कि करना क्या है, ड्रोन के अंदर खूब सारा बारूद भरो, एक्सप्लोजिव भरो, भेज दो और वहीं जाके ब्लास्ट करेगा वो। इसी चीज को बोलते हैं ड्यूअल यूज। तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह कहना है कि यार बॉर्डर के ऊपर इस तरह के सेटलमेंट्स इंडियन टेरिटरी में और उसके पड़ोस पड़ोस में जो चाइना कर रहा है, तो फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ी तो ये तो आर्मी पर्पज के लिए भी काम में आ सकता है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं बॉर्डर की, तो अगर मान लो मैं इंडिया हूं और मेरा ये हेड जो है ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो ये लद्दाख है मान लो, तो लद्दाख में यहां जो बॉर्डर लगता है चाइना का, उसको स्ट्रेटेजिकली क्या बोलते हैं, बिकॉज वेस्टर्न और ईस्टर्न की वजह से इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। और फिर हिमाचल और उत्तराखंड में जो बॉर्डर लगता है उसको बोलते हैं मिडिल सेक्टर। और आगे अगर हम चलें तो इंडिया के मैप में आपको दिखेगा ऐसे सिक्किम है, तो सिक्किम और अरुणाचल वाला जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो आज अपन बात करने वाले हैं ईस्टर्न सेक्टर की, कि क्यों चाइना अरुणाचल पर अपना हक दिखाता है ना। अब देखो होता क्या है कि चाइना से जब भी बात करते हैं तो चाइना कहते हैं अरुणाचल, अरुणाचल छोड़ो, इसका नाम ही अरुणाचल नहीं है। चाइना कह रहा है कि ये तो हमारा साउथ तिब्बत है। चाइना बोलता है ये तिब्बत है और हमारा साउथ तिब्बत है, हमारा साउथ तिब्बत है। चाइना ने एक बार अरुणाचल के एक ऑफिसर ने चाइना घूमने के लिए वीजा मांगा, सरकारी ऑफिसर थे, उन्होंने चाइना से वीजा मांगा, तो चाइना ने कहा आप अरुणाचल में हैं कि हाँ, तो आपको जरूरत ही नहीं है वीजा की, कि अरुणाचल तो चाइना का ही पार्ट है, ऐसे बोलता है चाइना। और चाइना की गवर्नमेंट, चाइना की पार्लियामेंट वहां से थोड़े थोड़े दिन में नोटिफिकेशन निकालती है। नोटिफिकेशन क्या निकालती है, अरुणाचल के अंदर अलग अलग जगह हैं, उनका नाम चेंज करती है, अरुणाचल की जगह का नाम चाइना चेंज करता है पेपर्स के अंदर। तो ये मैप वॉर अलग से चलता रहता है। अब इसको समझना है तो पहले अपन ऐसे देखते हैं कि क्या तिब्बत चाइना का पार्ट है क्या, और अगर ऐसा है तो फिर दलाई लामा जो है वो इंडिया में क्या कर रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो ये जो बात है ये शुरू हो जाएगी 1940s से।
तो चाइना के अंदर रेवोल्यूशनरी लीडर एक आए जो माओ जेडोंग, सब जानते हैं। माओ जेडोंग कहते थे कि भाई जितनी भी राजनीतिक शक्तियां हैं वो बंदूक की गोली से ही आएंगी, ये बंदूक के बैरल से ही दुनिया के अंदर पावर आएगी, अदरवाइज कोई तरीका है नहीं पावर लाने का। तो इस तरह की बातें करते थे और इन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया। और चाइना के अंदर बहुत उठापटक चली, बहुत टाइम तक वॉर चला चाइना के अंदर। लास्ट में पूरा चाइना जो था वो इनके कब्जे में आ गया। अब जैसे ही रेड आर्मी, इनको कहा रेड आर्मी इनकी जो थी, उन्होंने चाइना पर कब्जा किया, तो करते ही इन्होंने सबसे पहले काम इनका जो हुआ, इन्हें सबसे पहले सपोर्ट करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नेहरू जी। तो नेहरू जी जो थे वो पहली नॉन कम्युनिस्ट कंट्री इंडिया थी जिसने चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, यहां पे भी सपोर्ट किया, यूएन में भी सपोर्ट किया जाकर के। तो उस टाइम पे नेहरू जी ने नारा भी दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। अच्छा, इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुआ। वो डेवलपमेंट क्या हुआ कि जैसे ही नई सरकार आई, तो पहले क्या था, तिब्बत एक ऑटोनॉमस टेरिटरी होता था, तिब्बत यहां पर है और चाइना यहां पर था, और ये तिब्बत बफर स्टेट की तरह काम करता था, ये इंडिया की टेरिटरी है ऐसे। अब तिब्बत जो था, तिब्बत के अंदर लामा नाम से धार्मिक गुरु जो है वो सबसे बड़े लीडर रहते हैं। अच्छा, अभी जो दलाई लामा जिनको आप कहते हो और जिनकी फोटो वोटो अपन देखते रहते हैं, बड़ी क्यूट और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी उनकी लगती है, और देख के ही लगता है कि हाँ, ही इज अ मैन जिनके पास नॉलेज भी है और बहुत पीसफुल जो एक पर्सनैलिटी उनके पास है। तो दलाई लामा जो है वो 14वें लामा है। तो बुद्ध धर्म जो होता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा, बुद्ध धर्म में गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बुद्ध धर्म कहता है कि रीबर्थ होता है, दोबारा जन्म होता है आदमी का बार बार। स्पेशली लामा जो है उनका री इनकारनेशन, या जो बोलते हैं कि अवतार बार बार लेते रहते हैं। तो ये 14वें लामा है। और जो छठे लामा थे उनका जन्म अरुणाचल में हुआ था। तो अरुणाचल में अगर आप देखोगे तो मैप में मैंने दो चीजें मार्क कर रखी थी ये क्लास जब मैंने स्लाइड बनाई। एक तो लॉन्गजू, वो जगह जो चाइना ने पकड़ रखी है, और दूसरा मैंने तवांग जो है ये मार्क कर रखा है। तवांग इस टाइम पे बहुत बड़ी बुद्धिस्ट सेटअप है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और तवांग में ही छठे लामा जो थे उनका जन्म हुआ था। तो ये बुद्धिस्ट लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ एक केंद्र है। अब अपन देखते हैं कि ये जो लामा जो है दलाई लामा, ये इंडिया में क्यों आए और इनका क्या कनेक्शन है अरुणाचल वाले झगड़े के साथ। तो हुआ क्या, नई सरकार आ गई थी चाइना के अंदर, नई आर्मी आ गई थी, और नई आर्मी जो थी वो तिब्बत में घुस जाती है। अब तिब्बत में घुस गई। अब तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बुलाया बीजिंग कि आज वो मीटिंग करते हैं। तो तिब्बत से सारे जो बुद्धिस्ट लोगों के लीडर थे वो गए बीजिंग, वहां जाके मीटिंग हुई तो शाम को पता लगा कि वहां तो एग्रीमेंट साइन हो गया है। और एग्रीमेंट क्या साइन हुआ है कि तिब्बत चीन का पार्ट बन गया है, और इस पे इन्होंने साइन भी कर दिया और सील भी लगा दी है। अब दलाई लामा ये कह रहे हैं यार सील कैसे लग गई, सील तो मेरे पास पड़ी है यहाँ पे ऑफिस के अंदर, वहां सील कैसे लग गई। तो वो ऑफिसर जब वापस आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वापस आते हैं, तो वो बताते हैं कि सर आर्मी ने जबरदस्ती तो साइन करा ली है, और खुद ही सील बना के रख रखी थी, वो खुद ही सील लगा ली इन्होंने। तो जब इतना कुछ वहां पे हो जाता है और बहुत सारे बुद्धिस्ट जो हैं उनको मारना शुरू कर देती है आर्मी, तो दलाई लामा अपने लीडर्स के साथ इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में आके शरण लेते हैं, और इंडिया में आके ये बोलते हैं कि भाई वो जो चाइना ने कहा है ना कि 17 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ है और तिब्बत चीन का पार्ट बन गया है, उस एग्रीमेंट को हम नहीं मानते। ये 1959 की बात है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज चल रही है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, चाइना में पहला चेंज ये हो चुका है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी है। दूसरा चेंज ये हो चुका है, कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इंडिया ने सबसे पहले सपोर्ट किया है। तीसरा डेवलपमेंट जो हुआ वो क्या हुआ कि 1954 के अंदर नेहरू जी ने चीन के साथ एक समझौता साइन किया, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता ऐसे समझ लो कि भाई मैं इंडिया हूं, आप चीन हो, तो आज के बाद मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा, आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे। मैं आपके मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा, आप मेरे मैटर में कुछ मत बोलना। मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा, आप मेरे पे अटैक मत करना। मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरी हेल्प करना। और हम दोनों एक दूसरे को बराबर समझेंगे और एक दूसरे के दोस्त बनेंगे। और नेहरू जी ने नारा भी दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। ये 1954 की बात है। अब 1954 में जिस टाइम नेहरू जी ये नारा दे रहे हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसी टाइम हमारे जो आर्मी चीफ हैं जो थे उस टाइम पे, थिमैया साहब जाके वार्निंग दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि सर ये गलत हो रहा है, ये चाइना पे भरोसा मत करो। अब जब आर्मी के जनरल कह रहे हैं कि चाइना पे भरोसा मत करो, उस टाइम नेहरू जी के डिफेंस मिनिस्टर थे मेनन साहब। तो मेनन साहब क्या बोल रहे हैं कि इस जनरल को तो आदत है ज्यादा ऊंची ऊंची बातें करने की, नहीं सुनी उनकी। फिर जनरल साहब आते हैं, आके नेहरू जी को और मेनन साहब को बोलते हैं सर हमारे फौजियों के पास हथियार नहीं है, वो 303 वाली बंदूक है पुराने जमाने की, चाइना के पास मशीन गन है ऑटोमेटिक, थोड़ा पैसा दो हमें हथियार लाने हैं। नहीं सुनते इनकी। फिर तीसरे नंबर पे फिर आते हैं थिमैया साहब, आके कहते हैं सर ये चीन के चक्कर में फौज कम मत करो बॉर्डर से, हमें फौज चाहिए। कि नहीं,
अब जब ये इतनी सारी बातें हो जाती हैं, तो उस टाइम पे जो थिमैया साहब हैं वो क्या करते हैं, वो आकर के लास्ट में रिजाइन कर देते हैं। आर्मी के जनरल ने रिजाइन कर दिया कि मेरे को नहीं करना। कि क्यों नहीं करना आपको काम, कि आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, मेनन साहब। अब ऐसी कंडीशन जब आ गई तो नेहरू जी जो थे उन्होंने थिमैया साहब को बुलाया, बुला करके कहा यार ऐसे नहीं होता, तुम एक बार रेजिग्नेशन वापस लो। तो तब थिमैया साहब ने रेजिग्नेशन एक बार वापस ले लिया। जैसे ही उन्होंने रेजिग्नेशन वापस ले लिया, अगले दिन नेहरू जी पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं कि ये मामला कोई हमारी तरफ से कमी का नहीं था, ये तो जो आर्मी के जनरल है ना, उनका टेम्परामेंट ही ऐसा है। टेम्परामेंट का मतलब कि उनको तो गुस्सा आता है टाइप का, इस तरह का कुछ करके, और चीज उन्होंने गोलमाल कर दी। अब इस टाइम पे जब आर्मी जनरल की बात सुनी नहीं जा रही, उनको हथियार नहीं दिए जा रहे और डिफेंस मिनिस्टर अपनी ही चलाए जा रहे हैं, उस टाइम पे चाइना जो है वो सच में अटैक कर देता है 1959 में। जैसे ही चाइना अटैक करता है तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम चाइना ने हमसे ये वाला पार्ट जो था ये छीन लिया। कौन सा? लोंगजू। और लोंगजू 1959 से लेकर आज तक चाइना कंट्रोल करता है लोंगजू पोस्ट को। हमारे सैनिक जीते थे वहां पर, सब शहीद हो गए। अब ऐसी कंडीशन जब आ गई तब भी मेनन साहब ने नहीं सुनी किसी की। अब होता क्या है, 1960s के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या चल रहा है? एक साइड में थिमैया साहब हैं, थिमैया साहब अगले साल रिटायर होने वाले हैं, 1961 की बात चल रही है, ये रिटायर होने वाले हैं। दूसरी तरफ आपने सुना होगा सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ भी कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर जो है बहुत इंटरफेयर करता है, इनको पता ही नहीं है, इनकी पॉलिसी गलत है। फिर तीसरे नंबर पे इशू बड़ा और उठ के आता है। नेहरू जी के कोई दूर के रिश्तेदार थे, कौल साहब। ये वही कौल साहब हैं, अगर आपने मूवी देखी है सैम बहादुर, तो उस मूवी में सैम साहब से कहते हैं कि सोल्जर चाहिए मेरे को, क्या करना है, बैरक बनानी है मेरे को। तो सैम बहादुर ने कहा था कि सोल्जर है ये, मजदूर नहीं है, इनसे ईंट नहीं लगाऊंगा। यही बीएम कौल साहब जो थे ये, और दूसरे नंबर पे एक ऑफिसर से थापर साहब। थापर साहब जो हैं ये भी बहुत, इनकी फैमिली जो है पुराने टाइम से आप अगर देखोगे रजवाड़ों की फैमिली है। तो अचानक से डिसीजन लिया जाता है 1961 के अंदर कि भाई अगले जनरल जो है वो होंगे थापर साहब, नंबर एक। और नंबर दो, जो नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था, उस बॉर्डर को संभालेंगे कौल साहब। अब जो थिमैया साहब थे उन्होंने कहा कि यार एक बात बताओ, कौल साहब ने कभी जिंदगी में लड़ाई का एक्सपीरियंस लिया है? तो क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने उनको दे दिया, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड। अब होता क्या है, जो बीएम कौल साहब हैं उनको अरुणाचल सौंप देते हैं, और इंडियन आर्मी जो है वो सौंप दी जाती है थापर साहब को। और डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन बैठे हैं? मेनन साहब। अब मेनन साहब जो है वो जो कहें वो ये दोनों करने को रेडी। तो मेनन साहब को ऐसे जनरल चाहिए थे जो मिल गए। अच्छा, बीच में थोड़ा बहुत बोलने कौन? सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ पे इंक्वायरी बैठ गई, और इंक्वायरी भी ऐसी बैठी कि आप देश के खिलाफ चल रहे हो, आप पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हो। और सैम मानेकशॉ जो थे उनको इंक्वायरी में फंसा दिया, वो इंक्वायरी के अंदर चल रहे। हालांकि उस इंक्वायरी से वो एकदम सुरक्षित बाहर निकल के आए। और बाद में 1962 की लड़ाई हुई, सब लोग जानते हैं कि इंडिया बुरी तरह लड़ाई हार गया था। चाइना ने जो है बुरी तरह से पूरा का पूरा जो अरुणाचल का एरिया है उसमें, और अक्साई चीन के अंदर जो है पोस्ट हमारी सारी कैप्चर कर ली थी। ये तो भगवान ने भला किया कि हमारे पास वीर सपूत मेजर शैतान सिंह भाटी जैसे लोग थे। रेवाड़ी के वो लड़के थे जिनमें से कुछ लोग आज भी आपको मिल जाएंगे, जो आज भी जब बात बताते हैं कि रामचंद्र जी करके रेवाड़ी में, कभी तुम्हारा मन हो ना कि महापुरुष से मिलना है, कभी जाके उनसे मिल के आना। वो लोग जब बताते हैं कि कैसी उन्होंने उस टाइम पोस्ट की रखवाली करी थी, कि सर पीछे से फोन आ गया था कि आप चाहो तो पोस्ट खाली कर दो भाई, इतने ही लोग हैं अपने पास, इतने ही लोग हैं, 13-13 गोली 14-14 गोली बची है एक आदमी के लायक, और उधर से आ रहे हैं 10,000 फौजी। तो बोले सर वापस तो नहीं जाएंगे हम, हमारे यहां तो एक हमारी ही आर्मी है जिसका है विजय या वीर गति, कि वापस चलेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे हम। एंड दे फॉट रियली, लाइक वो ब्रेवरी के किस्से लिखे हुए हैं वहां पे। मतलब उसके बाद फिर वो गाना आया, आपने सुना होगा वो गाना, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो, वो वाला गाना सुनोगे तो उस गाने में जितनी भी बातें हैं वो सारी यही वाली लड़ाई की बातें हैं। तो ये सारे घटनाक्रम जब चल रहा है तो उस टाइम पे एक और मुद्दा लेकर के आता है चीन। वो मुद्दा क्या लेकर के आता है? चीन कहता है कि भाई ये जो है ना अरुणाचल, ये तिब्बत क्यों है, इसका रीजन सुन लो। क्या रीजन है? तो क्या, पहले ये बताओ अरुणाचल भारत के अंदर कागजों में किस जगह पर आया? तो ये कहते हैं हमेशा से ही है कि नहीं। एक लाइन है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन क्या है? तो अब लास्ट में जाकर के जब आप थोड़ा स्टडी करोगे तो पता लगेगा 90% समस्याओं के बीज अंग्रेज वो करके गए थे। तो 1914 में, अब सुनना कितनी अजीब बात लगेगी, 1914 में हेनरी मैकमोहन नाम का एक ऑफिसर आता है, ब्रिटिश ऑफिसर, ब्रिटेन का आदमी, शिमला की कोठी में बैठ के शराब के पैग लेते हुए फैसला कर रहा है अरुणाचल की बॉर्डर का। मतलब उस टाइम तो सैटेलाइट भी नहीं थे,
और ऐसे उसने क्या किया, तिब्बत से बुला लिए कुछ लोग ब्रिटिश इंडिया से आ गए, कुछ एक दो लोग चाइना से आ गए, और शिमला समझौता नाम से एक सिग्नेचर हो गया, और 1914 में डिसाइड कर लिया कि ये जो बॉर्डर है ना, इससे इस साइड तिब्बत है और इस साइड जो है इंडिया है। बाद में 1940s के अंदर, मैंने बताई दिया 50s के अंदर चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया। अब जैसे ही चाइना ने तिब्बत को कब्जा किया तो चाइना क्या बोलता है कि देखो, तिब्बत देश नहीं था, तो तिब्बत का किया हुआ समझौता हम नहीं मानते, तो क्या चाहोगे तुम? तो चाइना कह रहा है कि ये बॉर्डर है ही नहीं, मैकमोहन लाइन ही नहीं है, हम मानते ही नहीं इसको। तो कह ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा हमारा एरिया है। तो जिसको तुम अरुणाचल प्रदेश कहते हो, चाइना कह रहा है वो अरुणाचल नहीं है, वो साउथ तिब्बत है हमारा। अब चाइना का इसके अंदर एक और वजह से भी इंटरेस्ट है। उसमें बड़ा इंटरेस्ट होने की वजह क्या है? तो ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये तवांग, यहां पे क्या है, यहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो चाइना को ये डर है कि यार ऐसा नहीं हो कि अगले लामा जो है वो इस एरिया में से निकल के आ जाए कोई, क्योंकि जब तक लामा है तब तक तिब्बत का इशू जिंदा है। क्योंकि लामा कौन है? कि सर तिब्बतन लोगों के निर्वासित नेता हैं लामा, भारत ने उनको शरण दे रखी है। अब हो क्या रहा है, चाइना एक स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। ये जो स्ट्रेटजी चाइना यूज कर रहा है, ये स्ट्रेटजी कई बार कई देशों ने यूज करी है। किसने यूज करी? जैसे एक एग्जांपल मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं कि इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? रशिया और जॉर्जिया के बीच में सबसे पहले ये वाले किस्से सुनने को मिले थे। रशियन फौजी क्या करते थे, रात हो जाती थी, सब सो जाते थे, तो रशिया वाले फौजी बॉर्डर के जो तार है ना, उनको उठा के 4 फुट आगे रख देते थे। फिर सुबह इस बात पे कि यार तुम इधर कैसे आ गए, तो 3 फुट पीछे आ जाते थे, 1 फुट खा गए जगह। अगले दिन फिर रात होती थी, 2-3 दिन फिर शांति रही, फिर 4 फुट सरका दिया, फिर 3 फुट पीछे ले लिया। हर बार वो इतनी 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 जगह दबाते गए। पता लगा 1 साल बाद वो उस पूरे एरिया को खा गए। इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग एक्चुअल में क्या होता है कि मीट का लंबा टुकड़ा होता है, तो क्या उससे बड़ा टुकड़ा एक साथ मांग लोगे तो उसको फील हो जाएगा कि यार मेरा टुकड़ा छीन लिया इसने। तुम जाओ जाके और उसमें से इतनी सी, जैसे चिप्स काटते हैं ना आलू की, वैसे ना बिल्कुल पतला सा टुकड़ा काट लो उसका, वो लेके बैठ जाओ। उस बात पे झगड़ा भी नहीं हो सकता एकदम से, और इतने 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 टुकड़े काटते जाओ। ये स्ट्रेटजी जो होती है इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग की जो स्ट्रेटजी है, चाइना ने बहुत टाइम से काम में ली है। कहां ली है? तो चाइना के नीचे मैप में देखोगे तो एक है साउथ चाइना सी, उसको लेकर के भी बहुत झगड़े चल रहे हैं, वहां पे भी चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो वहां पे चाइना ने सलामी स्लाइसिंग लगाई। अब चाइना यही सलामी स्लाइसिंग की जो उसकी स्ट्रेटजी है, वो अरुणाचल और इंडिया के लद्दाख वाले एरिया के बॉर्डर वाले विलेजेस में यूज कर रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ऐसे समझ सकते हो कि पहले पेट्रोलिंग शुरू करेगा। अब पेट्रोलिंग करते करते क्या होगा, इंडिया के एरिया में आ गया, फिर कैंप लगाएंगे, फिर थोड़ा वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कैंप लगाएंगे, फिर थोड़ा झगड़ा होगा, वापस चले जाएंगे। तो इस तरह की ये करते हैं हरकतें। बाद में वहां पे सड़कें बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हमने अभी देखा है विलेज बना रहे हैं, फिर ड्यूअल यूज वाली प्रोस्पेरिटी विलेज बना रहा है। फिर उसके बाद आने वाले टाइम में क्या होगा, फिर बोलेगा भाई ये लाइन जो है इसको हम नहीं मानते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा यार सच में इशू तो सीरियस है। अब इस इशू पे कोई बात क्यों नहीं करता है? इसकी वजह है, बात इसलिए नहीं करता है, इंडिया में 2 लीडिंग पार्टीज हैं, आप जानते हो। अब जो ये वाली पार्टी है, ये पार्टी अगर बात करेगी कि भाई तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, तो ये बोलेंगे तुम्हारे टाइम पे ही तो वो जगह गई थी। यहां बात तो सही है। और ये वाली पार्टी अगर बात करेगी कि ऐसा हो रहा है, तो होगा क्या, लोग इनको कहेंगे कि यार अब तो तुम हो पावर में, एक काम करो अब वापस लेके दिखा दो। तो ये मुद्दा इतना कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा बन चुका है कि इस मुद्दे के ऊपर हर मिनिस्टर ये चाहता है बस पर्दा पड़ा रहे। आपको क्या लगता है इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कमेंट्स में बताना। होपफुली काफी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।